हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल द बायो वाला में। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं विलयन के अणुसंख गुणधर्म। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? विलयन के अणुसंख गुणधर्म, जो कि हमने जाना था 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 में से आज हम बात करेंगे, ये थर्ड है आपका। ठीक है, पहला क्या था आपका? वाष्पदाब का अपेक्षक अवनमन। दूसरा हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। और आज हम बात करेंगे हिमांक का अवनमन। ठीक है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या? हिमांक का अवनमन। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम जब क्वथनांक के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि कोई हमारे पास एक विलायक था, उसका जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था? उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? जब हम किसी शुद्ध विलायक का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, क्या इंक्रीज कर रहे थे? टेम्परेचर जब हम उसका इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था? उसका वेपर प्रेशर जो था वो भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो जब किसी शुद्ध विलायक का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो क्या देखा? हमने देखा उसका जो वेपर प्रेशर था, क्या था? जो वेपर प्रेशर था भाई वो भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर वाष्पदाब क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। जब वाष्पदाब बढ़ रहा था तो उसका क्वथनांक क्या हो रहा था? क्वथनांक भी उसका बढ़ रहा था। ठीक है, जब ये वेपर प्रेशर एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है? उस पर वह द्रव हमारा बॉयल करने लगता है या उबलने लगता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते थे। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था। अब क्या करना है हमको? इसका टेम्परेचर कम करना है। क्या करना है? जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, मान लो हमने क्या करा, टेम्परेचर अगर हमने धीरे धीरे कम करना शुरू करा तो क्या होगा? उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जब आप किसी लिक्विड का, ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि वाष्पदाब कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। ठीक है, तो वाष्पदाब क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। जब वाष्पदाब कम होना शुरू हो जाएगा तो ये जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड जो है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? इसके ठोस के, ठीक है, किसके? सॉलिड स्टेट के, ठीक है, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसका गैस किसका? लिक्विड का। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, अगर ये वेपर प्रेशर किसके? उसी लिक्विड के सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो उस द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप क्या कहलाता है? उसका हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लिख लेंगे हिमांक के बारे में। ठीक है, यानी कि हिमांक आपका क्या होता है? समझ आई कहानी? करना क्या है? अब हमें किसी भी लिक्विड को, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम करना है, यानी कि उसकी हीट को बाहर निकालना है। ठीक है, क्या करना है? उसको जो हीट दी गई थी, या मान लो किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर 25 डिग्री है, ठीक है, या 30 डिग्री है, तो उसकी हम क्या करेंगे? हीट जब बाहर निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब हमें बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं। अब जब हमें टेम्परेचर कम करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसको फ्रीज करेंगे, यानी कि ठंडा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? हिमांक के बारे में। ठीक है, हिमांक क्या होता है? क्या लिखेंगे? किसी द्रव का वह न्यूनतम, ठीक है, कौन सा होगा? न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के, ठीक है, किसके? उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के, ठीक है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर
हो जाता है, हो जाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक, इतनी कहानी समझ में आई। हमने क्या समझा? हमने ये समझा, मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, जैसे ये मैं बात करूं वाटर की, ठीक है, क्या है इसमें आपका H2O है। क्या है? H2O है। ये किस स्टेज में है? ये हमारा है लिक्विड स्टेज में। किस में है? ये हमारा है लिक्विड है अभी, ठीक है। जब ये लिक्विड है तो इसकी कुछ ना कुछ वेपर होंगी भाई। जब वेपर होंगी तो क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर भी होगा कुछ ना कुछ। क्या होगा? लिक्विड स्टेट का कुछ ना कुछ अपना वेपर प्रेशर होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आइस की, अब मैंने ये क्या ले लिया, अब बन गया ये आपका आइस यानी कि बर्फ़। क्या बन गया? अब ये आपका बर्फ़ बन गया, जो कि कैसा हमारा ठोस है। कैसा है? ठोस है, ठीक है। तो इस ठोस का भी अपना क्या होगा? कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। कौन सी स्टेज है? ये हमारी है सॉलिड स्टेट, ठीक है। कौन सी है? सॉलिड स्टेट। और इसका भी अपना कुछ ना कुछ क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो किसी द्रव का, ठीक है, किसी द्रव का, ये लिखा है हमने, द्रव का वह न्यूनतम ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, अब इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो इस जो वाटर है इसकी ठोस अवस्था क्या होगी? हमारे पास बर्फ होगी, ठीक है। इस बर्फ का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर इस लिक्विड के वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका हिमांक कहलाएगा, ठीक है। और इसी पर क्या करता है? ये जमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसी पर क्या करता है? ये जो हमारा लिक्विड है वो इस प्रेशर, इस वेपर प्रेशर पे क्या होता है? जमना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? जमना शुरू कर देता है, ठीक। तो ये लिख लेंगे हम किसके बारे में? हिमांक के बारे में, ठीक है। हिमांक के बारे में हमने लिख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो हिमांक में अवनमन क्या होता है। अब ये हिमांक था, अब हम बात करेंगे अवनमन की, ठीक है। ये हमारा क्या था? ये था हमारा हिमांक, हिमांक, ठीक। अब हम बात करेंगे अवनमन की, ठीक है। किसमें? हिमांक में, या हिमांक का अवनमन। अवनमन यानी कि ये क्या होता है? कमी होती है एक प्रकार की। क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। किसमें कमी होती है? आपका हिमांक में, ठीक है। टेम्परेचर में कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब देखो हमने क्या करा था? हमने कंटेनर लिया था एक, ठीक है। अब हमने इस कंटेनर में पहले मान लो क्या लिया था? हमने वाटर लिया था, ठीक है। तो उसको हम इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी कहानी लिख लेंगे, या पहले हम इसकी कहानी लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। हिमांक में अवनमन क्या होता है? जो हमने अभी लिक्विड लिया था, ठीक है, उस लिक्विड में जो हमने वाटर लिया था, उस वाटर में अब क्या करना है? आपको कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाना है, ठीक है। जैसे आपने चीनी मिला दी, ठीक है। क्या मिला दिया? चीनी मिला दी। जब हम चीनी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे पास विलेन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? अब बन गया हमारे पास ये विलेन, ठीक है। क्या बन गया? अब बन गया ये विलेन, ठीक है। और ये विलेन आपका किससे? A+B, दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक क्या है? हमारी चीनी है, और दूसरा क्या है? हमारा H2O यानी कि वाटर है, ठीक है। तो इसकी जो वेपर होगी, ठीक है, क्या होगी? इसकी जो वेपर होगी वो विलेन की, विलायक की तुलना में क्या होगी? कम होगी। तो इसका दाब भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो इसका जब दाब कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा? जब इसका दाब कम हो जाएगा तो दाब के साथ साथ इसका क्या हो जाएगा? ताप भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है। किसकी तुलना में? शुद्ध विलायक की तुलना में, ठीक है। तो शुद्ध विलायक और ये जो हमारा विलेन है, इन दोनों के टेम्परेचर में, ठीक है, यानी कि हिमांक में जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, कैसा होगा आपका? नॉन वोलेटाइल, ठीक है, अवाष्पशील विलेय, ठीक है। ये कैसा होता है हमारे? ये होता है हमारा वैद्युत अनअपघट्य, ठीक है। क्या होता है? वैद्युत अनअपघट्य, ठीक है। जो अपने आयंस में न टूटे, ठीक है, जो अपने आयंस में न टूटे वो क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत अपघट्य, ठीक है। ये तो ये जो हमारा विलेय होगा वो कैसा होगा? वैद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य, ठीक है। ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा, ठीक है।
जो अपने आयनों में नहीं टूटता है वो क्या कहलाता है, अनअपघट्य कहलाता है, ठीक है, वैद्युत अनअपघट्य, ठीक है। अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो, ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी विलायक में क्या करेंगे आप, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो विलयन के वाष्प दाब, ठीक है, विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न होती है, ठीक है। अब क्या होगा, जो विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है, जब हमने ये विलयन बना लिया, इसका जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में, ठीक है। तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न होती है, कमी उत्पन्न होती है, क्या लिखेंगे, होती है, ठीक है, जिस कारण कमी उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जिस कारण उसके हिमांक में, ठीक है, किसमें, उसके हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक में कमी आ जाती है। अतः कहने का तात्पर्य ये क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास शुद्ध विलायक था, उसको जब हम क्या कर रहे थे, ठंडा कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, ठंडा कर रहे थे, तो मान लो वो जो हमारा ठंडा हो रहा था, ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या था, ज़्यादा था, किसकी तुलना में, विलयन की तुलना में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करते जाएंगे, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब ये जो है इसका वेपर प्रेशर पहले से ही कम है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है इसका, कम है, किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। तो इसको हमें और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको हमें और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। तो कितना ठंडा करना पड़ेगा, विलयन की तुलना में इसका जो टेम्परेचर होगा वो विलायक की तुलना में इस विलयन का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न होती है, जिस कारण उसके हिमांक में कमी आ जाती है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, विलायक, विलायक तथा विलयन, विलायक तथा विलयन के हिमांक में उत्पन्न यही कमी, ठीक है, यही कमी, ठीक है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा TF कहते हैं, ठीक है, हिमांक का अवनमन कहलाती है, क्या कहलाएगी, हिमांक का अवनमन कहलाएगी। अच्छा, अब देखो हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे शुद्ध विलायक की, उसके बाद हम क्या बना लेंगे, उसका विलयन बना लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया, लिखा है जब किसी विलायक में, ठीक है, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, वो कैसा होगा आपका, वैद्युत अनअपघट्य, ठीक है, कैसा होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। जब उसको हम मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, किसके कारण, विलेय के कारण, ठीक है, जिस कारण उसका हिमांक भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, कैसा होगा, हिमांक भी कम हो जाता है। अब देखो विलायक और विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है या जो कमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हिमांक का अवनमन कहते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर, यहाँ अगर हम बात करें, ये हमने एक कंटेनर ले लिया है भाई, ठीक है, क्या ले लिया, एक कंटेनर, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड, ठीक है, दूसरा कंटेनर हमारे पास ये रहा, ठीक। तो ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। चलो, हमने क्या करा है, हमने एक कंटेनर में, ठीक है, इसमें क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट, क्या लिया है, इसमें प्योर सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, शुद्ध विलायक, ठीक है, क्या लिखेंगे, शुद्ध विलायक, और ये क्या है हमारा H2O, क्या है, शुद्ध विलायक H2O। तो इसके कुछ ना कुछ अपने वेपर होंगे, ठीक है, क्या होगा, इसके कुछ ना कुछ वेपर होंगे, ठीक है।
तो ये इसके वेपर हैं जो कि क्या करेंगे, इस पे एक एक प्रेशर लगाते होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसकी ठोस अवस्था के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब ये क्या करने लगेगा, ये फ्रीज होने लगेगा। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं हिमांक। ठीक है, क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो मान लो इसका जो वेपर प्रेशर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हम जानते हैं जो हमारा वाटर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा तो इसका जो वेपर प्रेशर है, क्या है, वेपर प्रेशर है, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर भी इसका कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये वेपर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अब ये जो वेपर प्रेशर है वो इसकी सॉलिड स्टेट के, किसके, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये फ्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो माना ये हमारा क्या है, शुद्ध विलायक, और इस शुद्ध विलायक का जो हिमांक है, ठीक है, इसका जो हिमांक है, हिमांक ये क्या है, हमारा जल है। ठीक है, हिमांक किसका, H2O। इसको हम किससे लिखेंगे, ये शुद्ध विलायक है तो इसको हम किससे लिखते हैं, T0 से, और ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको F बना देंगे। ठीक है, तो माना इसका जो TF है, क्या है, इसका जो TF है वो मान लिया हमने कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, हम जानते हैं जो वाटर होता है उसका हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, देखना जी, आ रहा है जी, यहाँ तक ओके, इतना आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसके लिए जो हमारा T0F होगा वो हमारा क्या है, वाटर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या करता है, फ्रीज कर जाता है, तो इसका जो हिमांक होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा वाटर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीनी मिला देंगे और ये क्या बन जाएगा, हमारा एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब हमने इसको बना लिया अभी सोल्यूशन। ठीक है, क्या बन गया हमारा ये, अब बन गया ये विलयन। ठीक है, क्या बन गया, विलयन। ठीक, जो किससे मिलकर बना है, A+B। ठीक है, चीनी और पानी दो अवयवों से मिलकर ये बना हुआ हमारे पास क्या है, एक विलयन है। और इस विलयन की जो वेपर प्रेशर होगी, ठीक है, इस विलयन का जो वेपर प्रेशर होगा यानी कि जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, कैसा होगा, वेपर कम बनेगी विलयन की तो वाष्प दाब भी क्या होगा, इसका कम होगा। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, इसकी वेपर है और वेपर क्या लगाएगी, एक दाब लगाएगी जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, तो जब हम इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो पहले से ही कम है, तो इसकी जो ठोस अवस्था का वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब से कम होगा। क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा ठोस अवस्था का वो इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब से कम होगा, अर्थात इसका जो टेम्परेचर होगा वो इसके टेम्परेचर से कम होगा, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा तो ये टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें इसका जो हिमांक होगा, ठीक है, इसका जो हिमांक होगा क्या है, ये विलयन है। ठीक है, तो विलयन का हिमांक हम किससे लिखते हैं, T और F से। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, T और F। तो मान लो ये जो हमारा T और F है ये कितना हो गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा शुद्ध विलायक है जिसका टेम्परेचर कितना है, जिसका हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा है। ये कितने पे जम रहा है, हमारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होता है, क्या होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अवनमन, अवनमन, यहाँ आ रहा, दिख रहा है, अवनमन, इसको हम लिखते हैं डेल्टा। अच्छा, ऊपर वाला दिख रहा है, चलो इतनी कहानी समझ में आ गई। अब हम इधर बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें, क्या लिखें,
शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का जो हिमांक था उसको हम किससे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं टी नॉट और एफ से, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें किसकी, विलेन की, तो विलेन का जो हिमांक होता है, ठीक है, विलेन का हिमांक उसको हम किससे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं टी और एफ से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हिमांक का अवनमन, क्या लिखेंगे, हिमांक का अवनमन, इसको हम किससे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं डेल्टा टी और एफ से, ठीक है। किससे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ से लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, देखो किसका है, जो विलेन है उसका क्या है हमारा कम है, और जो हमारा विलायक है उसका क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसका -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इनका जो अंतर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विलेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम हिमांक का अवनमन, ठीक है। ये फार्मूला बताएगा कि हिमांक में जो अवनमन हुआ है, यानी कि हिमांक में जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, वो कौन बताएगा, ये वाला डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ माइनस टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। तो विलेन वाले में से हम विलायक वाले में से क्या करेंगे, विलेन का हम घटा देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका अंतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम माने, जैसे हमने माना जो हमारा टी एफ नॉट है उसको हमने क्या माना टी नॉट एफ, ये हमने कितना माना है, ये होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। किसके लिए, जल के लिए, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें टी एफ की, ठीक है, किसकी बात करें, टी एफ, तो ये हमने लिया है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, आप 3 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हो या 0.1 ले सकते हो, ठीक है, कितना भी ले सकते हो। ये किसकी बात है, ये बात है विलेन की, ठीक है, किसकी, विलेन के लिए। तो ये लिया है हमने विलेन के लिए। अगर हम यहाँ से बात करेंगे अवनमन की, किसकी, अवनमन, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब देखो टी नॉट एफ हमारा कितना है, जो हमारा टी नॉट एफ है वो कितना है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, माइनस ये कितना है हमारा टी एफ, वो है -2, कितना है, ये है हमारा -2, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो डेल्टा टी एफ है वो कितना मिला, वो हमें मिला 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हिमांक में जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है। तो हिमांक का अवनमन, ठीक है, क्या लिखेंगे, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन है वो कितना है आपका, वो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। और ये जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है यही क्या हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये क्या हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म है किसका, विलेन का, ठीक है। किसका है, विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म कितना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो आपका 2 लिखा है और 0 लिखा है, ठीक है, वो आपका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचें, ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलो अगर हम बात करें ग्राफ की, ठीक है, ग्राफ किस किस के बीच में खींचेंगे हम, ग्राफ खींचेंगे हम, एक तो टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, यानी कि वाष्प दाब और तापमान के बीच में अगर हम क्या करें एक ग्राफ खींचें, ठीक है, तो हमें कौन सा वक्र मिलेगा या कौन सा कर्व मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे, ठीक है। किस किस के बीच में, वाष्प दाब तथा ताप के बीच
ग्राफ, ठीक है। वाष्प दाब और तापमान के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो क्या हो जाएगा, और ये जो ग्राफ होगा, ठीक है, इस ग्राफ में हमारे 3 चीज़ें भाग ले रही होंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, देखो वो हमारा क्या होगा, वो एक तो हमारा होगा विलायक, क्या होगा हमारा विलायक, ठीक। दूसरा क्या होगा विलयन, और तीसरा क्या होगा ठोस, ठीक है। ठोस अवस्था होगी एक तो हमारी, ठीक है, विलायक की ठोस अवस्था होगी, और क्या होगा हमारा विलयन होगा, और क्या होगा हमारा विलायक होगा, ठीक है। इन तीनों के बीच में हम देखते हैं कौन सा हमें कर्व मिलता है या कौन सी हमें एक लाइन प्राप्त होती है, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और एक इधर को ड्रॉ कर लेंगे। इधर वाली जो लाइन है वो बताती है वाष्प दाब को, किसको बताती है, ये बताती है वाष्प दाब को, ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर को। इधर वाली जो लाइन है वो किसको बताती है, ये बताती है तापमान को, ठीक है, किसको बताएगी, ये बताएगी हमारे तापमान को, ठीक है। इधर को टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इधर को हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा इंक्रीज करेगा। अगर हम इधर को आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इधर को आएंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है, यानी कि घटेगा। अब देखो हमें क्या करना है, जब हम टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को जब हम कम करेंगे तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो समानुपाती होता है किसके, वेपर प्रेशर के, ठीक है, किसके, वेपर प्रेशर के। तो टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा इसका, ठीक है। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो एक ऐसी अवस्था मिलेगी कि जो हमारा द्रव था उसका जो वाष्प दाब होता है वो उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर अगर हो जाता है तो वो क्या करता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मान लिया कि कोई जो हमारे पास विलायक था, ठीक है, क्या था, विलायक था, उसका जो टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है, मान लो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, यहाँ पर है, ठीक है, और वेपर प्रेशर भी क्या होगा उसका, फिर ये होगा इस वाले टेम्परेचर पे, ठीक। ये क्या है हमारा टेम्परेचर है और ये क्या है हमारा वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, शुद्ध विलायक की। अब हम क्या करेंगे, जब इस टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करेंगे, जब टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, कब, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे। तो माना हमने क्या करा, ये जो हमारा विलायक है इसका टेम्परेचर हमने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्या करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हमने कम करना शुरू कर दिया, और हमें यहाँ पर एक ऐसी स्टेज प्राप्त हुई कि जो विलायक का वाष्प दाब था वो उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है इस पॉइंट पे आके। तो हम इस पॉइंट को नोट करेंगे कि ये जो हमारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लाइन पे कितना टेम्परेचर दिखा रहा है और प्रेशर वाली लाइन पे कितना प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है। ये बात किसकी है, ये बात है हमारी विलायक की, ठीक है। क्या होगा, केवल विलायक, किसकी बात कर रहे हैं हम, विलायक की, ठीक है। और इस लाइन को क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क, कुछ इस तरह से, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ वो बिंदु है जिस पर इसकी जो द्रव है, ठीक है, द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया इस बिंदु पर, यानी कि पानी अब यहाँ से जमना शुरू कर जाएगा। मान लिया तो ये जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ पर ये कितना होगा हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जल की बात कर रहे हैं तो जल कितने पे फ्रीज होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पर ये जमना शुरू हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद आप इसको कितना भी टेम्परेचर कर दो, ऐसा नहीं है कि वो बर्फ़ जम गया है तो उसको और ज़्यादा ठंडा करने पर वो और जम जाएगा, ठीक है। जब वो जम गया है, ठोस हो गया तो ठोस ही रहेगा, भले ही क्या करो आप बिल्कुल यहाँ पर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ के बाद हमें जो रेखा प्राप्त होती है वो क्या होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। क्या मिलता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यही किसका है, ये जो ग्राफ है ये किसका है, हमारा ठोस का, ये हमारा ठोस अवस्था का ग्राफ है, ठीक है। किसका है, ठोस अवस्था का ग्राफ है। अब अगर हम बात करें विलयन की, किसकी, ये तो था हमारा विलायक का। विलयन की अगर हम बात करेंगे तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो वाष्प दाब को अगर हम विलयन के वाष्प दाब को डिनोट करें तो ठीक, विलयन का अगर हम वाष्प दाब देखें, ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होगा हमारा, कम होगा इसी टेम्परेचर पे। तो मान लिया कि ये वाला क्या है, इसका विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है।
ये इसका था विलायक का, तो ये किसका हमारा विलयन का वाष्प दाब ये है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसका जो टेम्परेचर है वो हमने धीरे धीरे कम करना शुरू करा। क्या करा, इसका टेम्परेचर हमने धीरे धीरे अगर हम कम करेंगे इसका टेम्परेचर तो क्या होगा, हमें देखो यहाँ से जब आप इसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं, क्या करेंगे, इस वाले टेम्परेचर को धीरे धीरे आप कम करते जाएंगे ऐसे, तो हमें यहाँ पर ऐसा बिंदु मिलेगा कि यहाँ पर आके क्या होगा, ये यहाँ पर आके ये फ्रीज करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर आके आपका फ्रीज करने लगेगा। ठीक है, इस बिंदु पे, तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसी बिंदु पर क्या होगा, ये जो हमारा विलयन है इसका द्रव अवस्था का वाष्प दाब और इसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तब ये क्या करेगा, उस पर फ्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये किसकी बात है, ये है हमारा विलयन। ठीक है, क्या है, विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये विलयन का है और ये किसका है, हमारा विलायक का। अब देखो इसका टेम्परेचर कहीं यहाँ पे रहा होगा, तो मान लो ये कहाँ पहुँच गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कितना पहुँच गया 2 और ये कितना हमारा 0, तो 0 किसका था, ये जो 0 है वो किसका है हमारा, वो है हमारा विलायक का। ठीक है, किसका है, विलायक का, और 2 है वो किसका है हमारा, वो है हमारा विलयन का। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम -2 पे पहुँच गए, विलयन का जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होता है, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है हमारा, वही हमारा कहलाता है हिमांक में अवनमन। इसको मैं किससे लिखूंगा, ये किसका है, विलायक का। तो विलायक का जो टेम्परेचर होता है, हिमांक होता है, वो हम किससे लिखते हैं, शुद्ध विलायक की बात करें तो वहाँ क्या लग जाता है T0, और ये क्या है हमारा F। ये किसका है हमारा, ये हमारा है विलयन का। ठीक है, तो विलयन का हम क्या लिखते हैं, T और F। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल्टा T और F से। किससे लिखते हैं, डेल्टा TF से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों का जो अंतर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डेल्टा TF इजिकल टू क्या हो जाएगा, TF माइनस T0 F। क्या हो जाएगा, TF माइनस T0 F। ये हो गया। अब टेम्परेचर इधर को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, और प्रेशर, वेपर प्रेशर इधर को क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर जब हम कम करते जाएंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। विलायक का एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। वो मान लो यहाँ पर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये लाइन है वेपर प्रेशर वाली। ठीक है, ये किसका है, विलायक का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, P0 A हो जाएगा। ठीक है, P0 A हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसको, P0 A लिखेंगे। अब हम बात करें विलयन को। विलयन को जब हम ठंडा करेंगे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो हमें ये वाला बिंदु ऐसा मिलेगा जिस बिंदु पर विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलयन की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। कितने पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका विलयन का हिमांक कहेंगे, इसको हम कहेंगे विलायक का हिमांक। इन दोनों का अंतर निकालने के उसे ही हम क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन, यानी कि हिमांक में कितने की कमी हुई है। ठीक है, हिमांक में कितने की कमी हुई है। अब देखो इसके बाद ये लिख लिया होगा आपने। इसके बाद अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि जो हमारा हिमांक में अवनमन होता है, क्या होता है, हिमांक में जो अवनमन होता है, ठीक है, वो किसके बराबर समानुपाती होता है, वो होता है हमारा वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती। किसके समानुपाती, वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ से एक लाइन और लिखेंगे, क्या, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या होता है हमारा, ये डेल्टा TF। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा TF। वो किसके बराबर होगा, हिमांक का अवनमन वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो क्या होता है हमारा, P0 A माइनस PS के समानुपाती होता है। क्या होता है,
समानुपाती होता है। देखो अगर हम इसको लिखेंगे तो जो हमारा डेल्टा टी एफ है, ठीक है, क्या है, डेल्टा टी एफ है, वो समानुपाती हो जाएगा किसके, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी एस के समानुपाती हो जाएगा हमारा क्या, जो डेल्टा टी एफ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डेल्टा टी एफ की, हमने पढ़ा था कि जो हमारा पी नॉट ए माइनस पी एस होता है वो उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। चूँकि अगर हम यहाँ लिखें कि जो हमारा पी नॉट ए माइनस पी एस है, ठीक है, वो समानुपाती है किसके, विलयन की मोललता के, ठीक है, किसके, स्मॉल एम के, किसके समानुपाती है, ये है स्मॉल एम के, ठीक है। और ये क्या है हमारी मोललता, मोललता, ठीक है, क्या है, मोललता हो जाएगी हमारी ये, ठीक है। अर्थात हुआ क्या यहाँ से, जब देखो ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस है ये समानुपाती है किसके, टी एफ के, और जो पी नॉट ए माइनस पी एस है वो किसके समानुपाती है, एम के। तो अगर हम बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है, डेल्टा टी एफ समानुपाती स्मॉल एम, बताओ क्या ये हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था जो हमारा डेल्टा टी बी आ रहा था वो समानुपाती था किसके, मोललता के। तो डेल्टा टी एफ जो होता है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, मोललता के, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है किसके, उसके वाष्पदाब में अवनमन के समानुपाती होता है। वाष्पदाब का जो अवनमन होता है वो किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके हो जाएगा, स्मॉल एम, ठीक है, यानी कि मोल प्रभाज, ठीक है, सॉरी क्या लिखा, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है, किसके, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन के समानुपाती हो जाता है, ठीक है। यही पढ़ते थे हम किसमें, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, उसमें भी पढ़ा था हमने, और किसमें पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, इन दोनों चीज़ों में हमने ये पढ़ा था। इससे पता चलता है कि जो हमारा डेल्टा टी एफ है ये क्या है, हमारा एक अणुसंघ गुणधर्म है, क्या है, अणुसंघ गुणधर्म है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे छोटी सी लाइन लिखेंगे, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन क्या होता है, डेल्टा टी एफ, और जो हमारा वैद्युत अनवघटय पदार्थ है, ठीक है, क्या है, वैद्युत अनवघटय विलेय पदार्थ है, उसकी मोललता के बीच में संबंध, ठीक है। हिमांक का अवनमन और मोललता, लिख लो मोललता, यानी कि स्मॉल एम में संबंध, इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें संबंध पढ़ना है, इन दोनों में क्या क्या रिलेशन होता है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें विलयन के जो हिमांक का अवनमन होता है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि विलयन का जो हिमांक में जो अवनमन होता है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है तो क्या हो जाएगा, ऊपर मोल प्रभाज था, ठीक है, और ये भी क्या होता है, उसके समानुपाती होता है। हम जानते हैं क्या होता है कि जो हमारा डेल्टा टी एफ है, क्या है, डेल्टा टी एफ है, वो समानुपाती होता है किसके, स्मॉल एम के। अब यहाँ पे जो स्मॉल एम है वो क्या है, हमारी मोललता, ठीक। जब हम मोललता और अवनमन, ठीक है, हिमांक के अवनमन में अंतर संबंध पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये होता है कि हिमांक में जो अवनमन होता है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अब मान लो हमारा जो विलयन है, ठीक है, यदि विलयन एक मोलल है, कैसा है, तो अगर हमारा जो विलयन है वो कैसा है, एक मोलल है। अब देखो यहाँ पे ये समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर के एफ आ जाएगा, ठीक है, समानुपाती के चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इजकल टू, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा के एफ। और अगर हमारा जो विलयन है वो कैसा है, एक मोलल, यानी कि विलयन की मोललता कितनी है, एक, तो एम की जगह पे क्या रख देंगे, एम की जगह पे हम रख देंगे एक, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ, ठीक है। और यदि m का मान 2, यदि विलयन की जो मोललता है वो कितनी हो, 2, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ इजकल टू, क्या हो जाएगा, 2 इंटू के एफ। ये डिपेंड करता है उसकी मोललता कितनी है। अगर एक मोललता है तो कितना हो जाएगा, के एफ। अगर विलयन हमारे पास 2 मोलल का तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू के एफ, ठीक है। यानी कि
जो मोलल अवनमन स्थिरांक है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक कैसा हो जाएगा, दोगुना। कब, जब मोललता कितनी होगी, 2 होगी तो, ठीक है। ये हो गई कहानी इसकी। अब अगर हम बात करें अणुभार की गणना करना, ठीक है, ये हमारा ग्राफ था। अब हम बात करेंगे इसमें लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जो वैद्युत अनपघटय है आपका, ठीक है, वैद्युत अनपघटय जो विलेय पदार्थ है उसके अणुभार की गणना करना, और यहीं से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा है छोटा सा, उसको हम अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत अनपघटय, वैद्युत अनपघटय, वैद्युत अनपघटय विलेय के अणुभार की गणना करना। किस तरह से हम, जो वैद्युत अनपघटय पदार्थ हमें दे रखा है उसकी गणना हम किस तरह से करेंगे वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो उसकी गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा TF होता है वो समानुपाती होता है, बराबर होता है किसके, KF इंटू M के। और यहाँ पर जो M है वो क्या हमारी मोललता है भी, क्या है, मोललता, ठीक। और हम जानते हैं कि जो मोललता हमारी होती है, ठीक है, क्या होती है, जो स्मॉल m होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, स्मॉल मोललता क्या होती है, विलेय के मोल बटे क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। ऊपर 100,000 कर देंगे तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल क्या होता है हमारा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और नीचे क्या कर देंगे हम कैपिटल W। ये जो कैपिटल W है किस में होगा, अब ग्राम में होगा, क्योंकि हमने ऊपर क्या कर दिया 1000 कर दिया है, ठीक है। तो इतना हमारा होता है स्मॉल m बराबर भाई, ठीक है। ये आपने पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, मोलरता कैसे निकालते हैं, मोललता कैसे निकालते हैं, मोल प्रवाह कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ppm में सांद्रता कैसे निकालते हैं, ग्राम में सांद्रता कैसे निकालते हैं, ये सब टॉपिक्स जो हैं वो हमने पहले वाले वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कराएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वैसे भी आपको फिर बुरा लगेगा, ठीक है। तो पहले आप वो देख लीजिए, उसमें अच्छी बातें हैं, सब कुछ वहाँ से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इस m का मान उठाएंगे और कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर, ठीक है। इस वाले m का मान उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू m की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो ये एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा। यहाँ से क्या पूछ लेगा, यहाँ से पूछ लेगा कि बताओ हिमांक में अवनमन कितना है, तो क्या करेंगे, इस पे भी एक स्टार बना देंगे, ठीक है। यानी कि ये भी आपको याद रखना है, हिमांक में अवनमन आप यहाँ से नोट कर लेंगे। दूसरी बात, हमें क्या निकालना है, m का मान, ठीक है। अणुभार ज्ञात करना है, अणुभार स्मॉल m के लिए, स्मॉल m के लिए सूत्र कैसे हो जाएगा, स्मॉल m की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान लेंगे, यानी कि ऐसे करेंगे डेल्टा TF इजकल टू क्या है, KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में क्या है, स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है। दिख रहा है क्लियर। हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों स्मॉल w और कैपिटल स्मॉल m और कैपिटल W की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, डेल्टा TF में। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा TF इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W इजकल टू, ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई सब में होगा तो उतना ही रहेगा, क्या है हमारे पास, KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अणुभार यानी कि m निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, m, तो m को यहीं रोक लेंगे, इधर मल्टीप्लाई वाली जो चीज़ें होती हैं वो उधर डिवाइड में पहुंच जाती है। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल m बराबर हमारे पास हो जाएगा भाई KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, अणुभार की गणना करना, ठीक है। इस पे भी क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे। ये हो गया अणुभार
ये हो गया हमारा डेल्टा टी एफ का मान। और अगर बात करें के एफ की, ठीक है, किसकी, मोलल अवनमन स्थिरांक की अगर बात करें, यानी कि के एफ की बात करें, तो के एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा के एफ, ठीक है। के एफ को यहीं रोक लेना, क्या करेंगे, इस वाले के एफ को हम यहीं रोक लेंगे, ये दोनों चीज़ें इसके बटे में आ जाएंगी, ठीक है। जो के एफ है इसको हम यहीं रोक लेंगे, इधर ये जो 1000 है और स्मॉल डब्ल्यू है, ये दोनों चीज़ें इस सब के बटे में आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा के एफ को मैंने यहीं रोक लिया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसके बटे में आ जाएंगी। तो पहले हम ये लिखेंगे डेल्टा टी एफ इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा 1000 इंटू क्या बचा स्मॉल डब्ल्यू, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ें हमें मिलेगी, स्मॉल डब्ल्यू और 1000, ये इन दोनों के सबके बटे में पहुँच जाएगा, तो पहुँच गया। ये 3 फार्मूले हैं यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों फार्मूले पे क्या करना है, आपको स्टार लगा लेना है, और इन तीनों फार्मूले से ही रिलेटेड आपके क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, इनसे न्यूमेरिकल होंगे, और बोर्ड परीक्षाओं में इनसे ही, ठीक है। ये हमारा तीसरा है, और एक और है हमारा परासरण और परासरण दाब। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी मोलरता, मोललता और मोल प्रवाह की। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न आपका ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए बातों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पर, ठीक है, ये फार्मूला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे, आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, कितना टाइम हुआ, तो हम बात कर लेते हैं, ये सवाल है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं किस तरह से ये सवाल होगा। ये इसी पर डिपेंड है, ठीक है, हिमांक का अवनमन, ठीक है, किस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी सवाल को 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी सवाल को अच्छे से 2 बार पढ़ते हैं, यानी कि उसमें जो चीज़ें दे रखी हैं, जो डाटा दे रखा है, उसको हमने क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं और क्या चीज़ हमसे इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, ये चीज़ जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कह रहा है 25.6 ग्राम सल्फर को 100 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया। तो जो कम चीज़ होती है जिसको घोला जाता है वो क्या होता है, हमारा विलेय होता है। क्या होता है, विलेय, ठीक है। उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है। इतने में घोला गया, कितने में घोला गया, 100 ग्राम में। तो ये क्या होगा, हमारा विलायक। जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, हमारा विलायक, और उसको हम लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक। जिसका गलनांक कितना है, गलनांक कितना है, ये कितने पर गलना शुरू कर देता है, 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, कह रहा है। और हिमांक में अवनमन, जो हिमांक में अवनमन है वो कितना है, 0.680, ठीक है। हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा टी एफ का मान इतना पाया गया। कह रहा है सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए, और नेफ्थलीन के लिए जो के एफ का मान है ये आपको क्या कर रखा है, दे रखा है, ठीक है। तो नेफ्थलीन के लिए के एफ का मान भी आपको दे रखा है। फटाफट से क्या करेंगे, सब चीज़ें रख देंगे और सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम, यहाँ पर है आपका 1000 ग्राम, ठीक है। कितना है, यहाँ पर आपका 1000 ग्राम है, ठीक है। तो 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज जो चीज़ें दे रखी हैं उनको क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या लिख करेंगे, दिया है, क्या दिया है, देखो स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 25.6 ग्राम, ठीक है। और जो स्मॉल एम है यानी कि अणुभार, ये हमें नहीं पता, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। सल्फर का ही क्या पूछ रहा है, अणुभार पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, विलायक, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू कितना है हमारे पास, 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम। और क्या दे रखा है, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ है वो कितना है, वो हमारे पास है 0.680 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और के एफ का मान भी दे रखा है, ठीक है, इधर लिख देंगे के एफ कितना है, 6.8, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, अणुभार की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है, सल्फर का जो अणुभार है उसकी गणना कीजिए, यानी कि सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कि हमारा जो डेल्टा टी एफ होता है,
डेल्टा टी एफ होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा टी एफ बराबर हमारा क्या होता है, हमारा होता है के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन क्या होगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, हम एक मान के ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टी एफ इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, इधर क्या हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000। ठीक है, हमें निकालना क्या है, स्मॉल एम निकालना है, इसको यहीं रोक लीजिए, ये दोनों चीज़ें इसके बटे में पहुंच जाएंगी। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो स्मॉल एम बराबर क्या बचेगा के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा इस कैपिटल डब्लू और डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू, सब चीज़ की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल एम बराबर के एफ का मान कितना है, के एफ हमारा 0.6 के एफ है 6.8, के एफ का मान कितना है 6.8 इंटू स्मॉल डब्लू कितना है हमारा 25.6 ग्राम इंटू 1000। ठीक है, 1 2 3। डेल्टा टी एफ का मान कितना है 0.680 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना है हमारे पास 1000, कितना है 1000। ये रहे डाटा। इस डाटा को अब क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है, काट पीट लेना, और आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, करेंगे क्या, इधर कितने के बाद लगा, एक के बाद। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, इधर भी एक के बाद लगा है तो एक जीरो हम यहाँ पर और बढ़ा देंगे। इधर 1 2 3 के बाद लगा है तो ऊपर क्या करेंगे, हम 3 जीरो बढ़ाएंगे। ऊपर कितने बढ़ाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ाने के लिए लाइन थोड़ी हम मिटा लेंगे, तो 1 2 3। अब इस लाइन को हम ऐसे खींच देते हैं। ठीक, अब क्या करिए, आप पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए जितने कटे, जीरो से जीरो काट दो जितने कट रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 5 कट गए। अब देखो बचा क्या है, जो बचा है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम बराबर ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 68 और 256। ठीक है, 68 इंटू 256 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पर ऊपर 10 बचा हुआ है, नीचे 680 बचा है, कितना है 680 बचा हुआ है। ठीक है, कितना है 680। इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को काट देंगे और 68 से 68 का जन कट जाएगा, तो स्मॉल एम बराबर कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसका, ग्राम प्रति मोल। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि जो सल्फर है उसका अणुभार कितना आ जाएगा 256। अब बताओ क्या सल्फर का अणुभार 256 आपने पढ़ा था कभी, कभी नहीं पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारा सल्फर होता है, क्या होता है हमारा जो सल्फर होता है, ठीक है, वो S8 की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, S8, यानी कि सल्फर जो होता है वो S8 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर आपका W टाइप होता है। किसकी तरह होता है, W की तरह होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ऐसे देखो कितने ऐसे हो गए, एक ऐसा आपका यहाँ हो जाएगा, 1 और 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे 6 ऐसे हो गए हमारे पास। ठीक है, सल्फर 6 और एक का कितना होता है 32 और 6, 32 गुणा 8, 2 8 16 और 24 और 1 25। ठीक है, तो सल्फर जो है S8 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कितने 6 और 2 यहाँ पर आएंगे हैं, ये और ये। ठीक है, तो सल्फर जो है वो इस फॉर्म में पाया जाता है S8 की फॉर्म में, यानी कि W के आकार का। ठीक है, 1S 2S 3S 4S 5 6 7 8। ठीक है, तो एक का कितना होता है 32 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा 256। ठीक है, इसलिए क्या होगा जो सल्फर है उसका अणुभार कितना होगा 256। ठीक है,
तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और अंत में हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे फिर, ठीक है, चारों टॉपिक के न्यूमेरिकल करवा देंगे जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चले पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।